नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु स्याही ब्लू रविवारीय पुस्तक वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। रविवारीय पुस्तक वार्ता की ये 8वीं श्रृंखला है। इसमें हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करता हूं और जो कहानी जिस पर आज चर्चा होनी है उसका नाम है अंतहीन। हमारे साथ मोना कौशिक जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ डॉक्टर विवेक गौतम जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर नीरजा गुर्रम कोंडा जुड़ी हुई है। तो हम आज आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए हम आपको डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास लिए चलते हैं, जो कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो तथा संचालन का जिम्मा जो है वो नीरजा जी को सौंपेंगे। कार्यक्रम समापन से पहले मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए ये मंच मैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी को सौंपता हूं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज हिमालय विरासत न्यास उत्तराखंड हिमालय के द्वारा आयोजित ये रविवारीय पुस्तक वार्ता हम हिमालय पुत्र डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के व्यक्तित्व पर प्रत्येक रविवार चर्चा करते हैं। पहली सीढ़ी में हम लोग उनके कहानी संकलनों पर चर्चा कर रहे हैं। आज मेरे लिए और मेरे सभी साथियों के लिए अत्यंत गौरव की बात यह है कि आज की हमारी इस वार्ता की अध्यक्षता मोना कौशिक कर रही है। उनकी धमनियों में मूल रूप से भारत का रक्त प्रवाहित होता है और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैं आज अपनी दो बेटियों को इस वार्ता में आप सबके साथ जोड़ रहा हूँ। मैं सौंप रहा हूँ ये मंच अपनी मानस पुत्री नीरजा गुर्रम कोंडा को। आओ नीरजा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मन में हो संकल्प तो मंजिल आती पास, सब होते अनुकूल नित बढ़ जाता विश्वास। क्या बात है। इन्हीं बाबा, ये तो आपके ही शब्द हैं। मुझे नहीं पता तो इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने के लिए मैं सबकी ओर से गुरुवर श्रद्धेय योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। क्यों है चहक चिड़िया रही, क्यों फूल है यूं खिल रहे, क्या है कृपा कर आ रहे मेहमान वे सबसे बड़े, है बहु पलक के पावने जिसके लिए पथ में पड़े, प्रभु आइए हम समादर सहित स्वागत कर रहे, मोती निछावर के लिए हैं युग नयन में भर रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की इन्हीं पंक्तियों से मैं सभी विद्वान वक्ताओं और साहित्य प्रेमियों का स्वागत कर रही हूँ। आज की चर्चा के लिए चयनित कहानी संग्रह है अंतहीन। इसमें कुल मिलाकर 12 कहानियां हैं जो अपने आप में बेजोड़ हैं। जहां संपत्ति शीर्षक कहानी वृद्धावस्था की समस्याओं को उजागर करती है, वहीं रामकली कहानी एड्स की समस्या को। निशंक जी अपने आसपास के परिवेश से इस कदर जुड़े हुए हैं कि वे अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए छटपटाते रहते हैं। अपने भीतर जो घटित होता है उसे शब्दबद्ध करते हैं। इसीलिए तो वे कहते हैं, मैं अनमनासा सोच रहा, मैं अनमनासा सोच रहा, अपने ही भीतर स्वयं ही को खोज रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैडम। मेरी आवाज आ रही है? विजेंद्र जी। जी जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद ये मौका प्रदान करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर अरुण ने भी, डॉक्टर नीरजा ने भी कहा कि एक कहानी संग्रह जो है
उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और जो रचनाकार है वो एक खोज है उसकी, और वो खोज है एक ऐसे समाज की खोज है, एक ऐसे परिवेश की खोज है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें प्रकृति के साथ जो संतुलित एक अप्रोच बनाते हुए, क्योंकि मुझे उनकी जो कहानियां हैं उनको पढ़ने के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिला वो ये है कि एक जो पर्यावरण के साथ हमने जो थोड़ा सा एक असंतुलित एक माहौल निर्मित हुआ इस सारे डेवलपमेंट के बीच में, उसको लेकर उनकी चिंता है। और वो उनकी कहानियों में, जब वो अलग अलग कहानियों में अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, तो चाहे वो शहर का परिवेश हो, चाहे वो उनके अपने पहाड़ी जीवन का परिवेश हो, तो वो एक चिंता उनमें निरंतर बनी हुई है कि वो जो जब अपनी अलग अलग कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन के चरित्र बुनते हैं या ग्रामीण जीवन के जो चरित्रों पर बात करते हैं, तो केवल वो स्त्री पुरुष या परिवार के संबंधों पर चर्चा नहीं करते हैं। उस वातावरण में जो संबंध निर्मित हो रहे हैं वो वातावरण कितना बदल रहा है। दो चीजें उनकी कहानियों में पैरेलल चलती हुई जो मुझे दिखती हैं कि जो व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध बदल रहे हैं और जो परिवेश बदल रहा है, इस बदलते हुए परिवेश में वो जो पर्यावरण है वो भी बदल रहा है। यानी हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चीजें तेजी से बदल रही हैं, और जो रचनाकार है उसका द्वंद्व ये है और उसकी चिंता ये है कि नई चीजें तो आ रही हैं, लेकिन पुराना जो है वो कहीं ना कहीं हाथ से रेत की तरह सरकता हुआ जा रहा है। पुरानी जो परंपरा है, पुराना जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो संबंध हैं, जो तेजी से बदल रहे हैं। और ये हर कहानी में हमें देखने को मिलता है। और रचनाकार की चिंता और जब बढ़ जाती है जब रामकली जैसी एक कहानी का सिर्फ मैं एक उदाहरण यहाँ पर लेना चाहता हूँ, जो आजकल के जिस पेंडेमिक के माहौल में हम रह रहे हैं और जिस तरीके से सूचनाओं का विस्फोट है, और उस विस्फोट के बीच में जिस तरह से फेक न्यूज हावी हो जाती है और वो बतौर नागरिक कितना नेगेटिव प्रभाव डालती है, ये हमें एड्स जैसी बीमारी के बारे में देखने को मिलता है, जिसको दशकों बाद भी हम एक ऐसी वैज्ञानिक चेतना नागरिक समाज में नहीं बना पाए हैं कि उस एड्स जैसी बीमारी जो छुआछूत से नहीं फैलती है या पास खड़े होने से नहीं फैलती है, तो उसको लेकर आज भी समाज में इस तरह के अंधविश्वास हैं, आज भी समाज में इस तरह के अफवाहें हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और कहीं ना कहीं ये कहानियां एक मैसेज देती हैं, कहीं ना कहीं ये कहानियां एक संदेश देती हैं कि इतना समय जाने के बाद भी कहीं ना कहीं एक समाज का वो तबका है जिसमें इन चीजों को लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो अंतहीन कहानी संग्रह मुझे लगता है कि उस बहुत कुछ किए जाने को लेकर चिंता व्यक्त करता है कि समाज का एक हिस्सा अभी भी है जहां विषमता है, जहां अंधविश्वास है, जहां रूढ़ियां हैं, जहां और इस तरह के पिछड़ेपन की बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग कहानियों में, चाहे वो झुमकी हो या बिंदिया हो
या रामकली हो या फ्यूली हो, महिला चरित्रों की अगर बात करें तो एक और इस कहानी संग्रह की जो विशेषता मुझे नजर आती है कि निशंक जी जो है उनकी सभी कहानियों में पुरुष पात्रों की तुलना में जो महिला पात्र हैं वो अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता तक की यात्रा करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि वो या अस्मिता के लिए संघर्षरत है वो महिला पात्र, वो अपने अस्तित्व के लिए, वो अपनी पहचान के लिए, और कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर होने की दिशा में, यानी जो वर्तमान की जो स्त्री है वो एक आत्मनिर्भरता तक की जो उसकी यात्रा है वो हमें इनके स्त्री पात्रों में दिखाई देती है। तो ये चाहे आप संपत्ति की सुमंगला को ले लीजिए, या बदल गई जिंदगी की फ्यूली है, या कैसे संबंध की पलक है, या कतरा कतरा मौत की कुंती है, या अंतहीन की झुमकी है, या दहलीज की अनुराधा है, या फिर जिंदा कैसे की बिंदियां हैं, या जूही है, या रामकली है। मतलब एक निरंतरता आपको इन कैरेक्टराइजेशन में दिखाई देती है, और वो संघर्ष है, उनके दैनिक जीवन का वो संघर्ष है जिसको रचनाकार इस कहानी संग्रह के माध्यम से हमारे सामने लेकर आते हैं, और एक आशावाद हमें यहाँ दिखाई देता है। रचनाकार किसी निराशा के घोर कोहरे में ले जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो एक आदर्श स्थिति भी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, आगे इस पर और बात होगी, अगर मौका मिला तो इस पर मैं अपनी बात फिर रखना चाहूंगा। जी नीरजा जी। बहुत सुंदर विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं आपको। आपने मूल रूप में जो नारी पात्रों के संदर्भ में बात कही है वो अपने आप में बेजोड़ है। बहुत बढ़िया आपने कहा, हालांकि आपने हमारे दिए समय से भी काफी कम समय लिया है। अच्छा सर, दोबारा मौका मिला तो मैं बात रखूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। निशंक जी मानववादी साहित्यकार हैं। उनकी कहानियों के ग्राफ को अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि वह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। उनकी कहानियां हम सबसे बोलती हैं, संवाद करती हैं। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, उत्तराखंड की संस्कृति, भ्रष्ट तंत्र पर आक्रोश आदि को देख सकते हैं। निशंक जी अपनी मिट्टी से जुड़े साहित्यकार हैं, इसीलिए तो वे कहते हैं, जिसने संघर्षों में तपकर दिव्य बनाया था जीवन, ऐसी जननी जन्मभूमि को अर्पित मेरा तन मन धन। बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुल्लू हिमाचल के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी को इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार जी। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहली बार जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के कहानी संग्रह पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और इससे पहले मैं लेखक की रचनाओं को साहित्य अमृत पत्रिका में भी पढ़ता रहा हूँ। जैसे दिसंबर 2018 में स्मृति में अटल जी, स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के पर इन्होंने जो लेख लिखा था वो पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद साहित्य अमृत रजत विशेषांक में जो पत्रिका है योजना पढ़ता है, मौन एक कोश है, वो ऐसी कविताएं भी पढ़ने को मुझे मौका मिला। लेकिन इनकी जो कहानी संग्रह है असंख्य है, 12 से भी ज्यादा है काव्य संग्रह। ये बहुमुखी प्रतिभा के विलक्षण लेखक हैं। और जहाँ तक कहानी का सवाल है, मैं कहानी को मानवीय संवेदना की घटनात्मक अभिव्यक्ति मानता हूँ, जिसमें लेखक जीवन के किसी तथ्य या मर्म की अभिव्यंजना करता है
अपने आंतरिक अनुभूति को वाणी देकर किसी न किसी लक्ष्य को निर्धारित करके लिखने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। यद्यपि इन्होंने बहुत सी असंख्य कहानियां लिखी है जिसमें विविध प्रकार की समस्याओं के बारे में विभिन्न वर्णन किया है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में व्यापक विषमताओं का उद्घाटन करते हुए और सामाजिकता का सफलतापूर्वक चित्रण किया है, और रूढ़िवादी परंपराओं में दबी हुई संत्रस्त और असहाय जनता के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। नारी की मूक वेदना को तीव्र स्वर देकर एक स्वावलंबी बनाने की कोशिश की है। मजदूर और किसानों के आर्थिक संकट का चित्रण करके उन्हें अत्याचारों और अनाचारों से निर्भीक लड़ने का साहस दिखाया है। जो हमारे जो रूढ़िवादी जो धर्मों में व्यापक अंधविश्वास थे, आडंबरों के विरुद्ध जो है जन चेतना को उद्बुद्ध कर मानवतावादी धर्म का प्रचार करने का साहस दिया है। और सबसे मुझे इन 5-6 कहानियों के बारे में अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक कहानी मुझे बाकी कहानियों से हटकर जो है, जिसमें अलग तरह की जो समस्या और एक मानवता का जो संदेश दिया है, वो कहानी मुझे लगी अनजान रिश्ता। अनजान रिश्ता कहानी में जो है, कहानी के अंत में जैसे तो एक डॉक्टर सुरभि मेडिकल ऑफिसर है, किसी निजी कंपनी में कार्यरत है, और एक सुलक्षणा नाम की एक अंग्रेजी के प्रोफेसर जो है अपने जो ससुर के इलाज के लिए जो अल्जाइमर की बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, तो जब सुरभि जो है सुलक्षणा के बारे में जानना चाहती है तो वो बात लेकर हैरान हो जाती है कि ये सुलक्षणा जो पात्र है अपने ऐसे ससुर की जो सेवा करती है जो अपने सगाई से जिनके बेटी के साथ उनकी शादी भी नहीं हुई होती है। मैं इस बात को इसलिए फोकस करना चाहूंगा कि शादी से 3 दिन पहले जो है उनके होने वाले पति अनुपम की जो है दुर्घटना में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो है जब सुलक्षणा अपने ससुर आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी रुक गया है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अनिरुद्ध देखेंगे। गुरुदेव आज तकनीकी समस्या है ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, अनिरुद्ध देखेंगे, अभी आ गए। मुझे तो पहचान लिया होगा। हाँ बिल्कुल, आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ अशोक जी कहें। दूसरी सर जो संपत्ति कहानी है, संपत्ति कहानी में रचनाकार ने कहानी के आरंभ में जहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा संकेत दिया है कि किस प्रकार जो है संपत्ति पर लोगों की नजर हस्तांतरित करने के लिए फर्जी जो प्रमाण पत्र पेश करते हैं, और ये एक जनता को एक किस प्रकार जो कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, आम जनता को एक इसमें जो संवाद है कि इंसान जब मुद्दा नजर आता है और हलाल करने के लिए सारे जो कार्यालय के जो कर्मचारी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर एक महिला अधिकारी आती है और वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार खत्म करके वहां पर भी मैं दोबारा केंद्रित करना चाहूंगा कि यहाँ तक मेरा अपना अनुभव भी है, कहानी के आधार पर भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी पद पर कोई महिला अपनी पोजीशन में आए तो वो एक निष्पक्ष शौक से कार्य करती है। तो जब छानबीन करती है तो वो इस बात को लेकर हैरान हो जाती है कि थोड़ा आज के समय में जो आर्थिक स्वतंत्रता कहे चाहे शिक्षा के कारण कहे, तो उसमें जो 2 पात्र पति पत्नी शारदा और उसके पति एक किसी ऊंचे इस संस्था में जो है उच्च पद पर आसीन होते हैं, और उनकी पत्नी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर, जो एक दूसरे की भावनाओं को जो ज्यादा तो कहानीकार ने नर और नारी के जो एक तरह के जो संबंध है अंतर्मुखी और जो बाहिर्मुखी व्यक्तित्व से विषमता के कारण जो कुंठित और विकसित जीवन के चित्र को अंकित करने की कोशिश की। किस प्रकार जो है उसके बाद जो है उनका जो पुत्र है प्रशांत और
उन्हें पढ़ने के लिए छात्रावास में भेज दिया जाता है। और मतलब कहने का तात्पर्य कि अपने आप को विशिष्ट प्रमाणित करने के लिए, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए किस प्रकार बच्चे को साधन के रूप में अपनाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते, जिसका खामियाजा जो है नई पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत के पिता सुमंगला नाम की महिला से शादी कर देते हैं और सुमंगला के जो है पति की बीमारी से ग्रसित होने के पश्चात जब वो प्रशांत अपने पति के बेटे की जब शादी करा देते हैं तो उनका दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें वृद्धाश्रम में शरण लेना पड़ता है। और कहानी के अंत में वो उपहार स्वरूप जो है एक प्रशांत के प्रति जो प्रेम भाव व्यक्त करके अपने सारी जमीन जो है मतलब एक उपहार स्वरूप गिफ्ट डीड में जो है वो प्रशांत को दे देते। तो यहाँ पर भी एक नारी का जो त्याग है उसके बारे में कहानीकार ने वर्णन किया है। एक आज के समय में जैसे एक थी जुई कहानी में, जुई जो कहानी के अंत में एक नारी चेतना का जो एक सीता जाग का उदाहरण है कि कहानी के आरंभ में तो जब अपने पढ़ाई के लिए और अपने इलाज के लिए जो है जब निमो नाम की महिला के वहां नौकरानी का काम करती है तो उसकी पैसे उसका गुजारा नहीं होता। तो सुमित नाम का जो पात्र होता है, सुमित उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है, उसे कंप्यूटर का प्रशिक्षण देता है और उसे जो है कंप्यूटर में नौकरी का हवाला देकर जो है मतलब उसके इस तरह की घटना घट जाती है कि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ जुई जो है सुमित के प्रति श्रद्धा भाव रखती है, लेकिन कहानी के अंत में जब सुमित जो है उसकी विविधता आर्थिक मजबूती का फायदा उठाता है तो कहानी के अंत में जो है जो निमो के साथ जो है सुमित को पुलिस के हवाले कर देती है। तो ये इस तरह निमो के साथ जो है जुई का सुमित को पुलिस के हवाले करना ये भी एक नारी सशक्तिकरण के और नारी चेतना का एक उदाहरण मानता हूँ। और बाकी आजकल जो है मतलब किसानों की जो शोषण की समस्या है वो गेहूं के दाने में कि किस प्रकार उड़ीसा के काली हंडी शहर से जो है विनायक नाम का पात्र अपने परिवार के साथ शहर आता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जो उसके जीवन में जो घटना घटती है और एक जब उसकी पत्नी जो है अपने बच्चों की देखभाल के लिए पूरी करती है तो उस विनायक के अहंकार को ठेस पहुंचती है और वो अपनी पत्नी की पिटाई करता है। लेकिन रामदीन एक पात्र है, रामदीन विनायक को किसी गोदाम में नौकरी लगवा देता है। तो वहां पर इस बात को लेकर उसे हैरानी होती है कि भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ गोदाम में अनाज सड़ रहे हैं और जो पूंजीपति है वो सड़े हुए अनाज से शराब निकालने की जो बात करते हैं तो वह आवेश में मुनीम का गला पकड़ लेता है। वो सोचता है कि यही दोस्ती है। अंत में जो है उसके जो पुलिस वाले जब उसके 3-4 दिन जेल में रखने के पश्चात विनायक अपने मानसिक संतुलन खो देता है। तो इसमें किसान के साथ जो त्रासदी है उस त्रासदी का कहानीकार ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया। और इसके अलावा संपत्ति कहानी है, अनारकली कहानी है, अंतिम कहानी में जैसे किस प्रकार अनमेल विवाह की समस्या की ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि रामकली और जो अंतिम कहानी है जिसमें झुमकी की 15 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है और दूसरी तरफ रामकली की शादी भी 15 वर्ष की उम्र में हो जाती है, जो आपके हमारे भारतीय समाज में जो है अनमेल मतलब बाल विवाह की समस्या की तरफ जो है कहानीकार ने ध्यान केंद्रित किया। ठीक है सर, बाकी धन्यवाद आप सभी का, सभी आयोजकों का, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। रमेश पोखरियाल निशंक संघर्ष को जीवन का मूल मंत्र मानते हैं, क्योंकि संघर्ष में डटा रहना जीवन में सफलता का द्योतक है। वे इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि हीन भावना व्यक्ति की क्षमताओं को नष्ट कर देती है। आत्मविश्वास व आत्मसम्मान से भरपूर व्यक्ति ही सफलता के कदम छू सकता है। निशंक जी में इतना आत्मविश्वास भरा हुआ है कि वे यह कहने में संकोच नहीं करते
कि मैं स्वयं नवराह बन नवचेतना संचित करूंगा, स्वयं बन इतिहास नूतन सत्य का शोधन करूंगा। मैं स्वयं अब किरण बनकर निशा को भी प्रभा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कवि डॉक्टर विवेक गौतम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विवेक गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी और सभी प्रतिभागियों का, जो भी इस समय एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ, विशेषज्ञ के रूप में जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरे लिए काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि इतनी बारीकी से और इतनी महीन दृष्टि से उन्होंने कहानियों को पढ़कर उसकी एक सार्थक मीमांसा प्रस्तुत की, विश्लेषण प्रस्तुत किया, तो मेरा काम तो आसान हो गया। मुझे लग रहा था शायद मैं पहले बोलूंगा तो कुछ बात करता, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी बातें हैं और सबकी अपनी अपनी सोच है, देखने की दृष्टि, चिंतन है। मित्रों, मैं कवि, कथाकार और उपन्यासकार, यात्रा वृत्तांत लेखक और वर्तमान में भारत सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से काफी समय से जुड़ा हूँ। उनकी कुछ किताबों के लोकार्पण समारोह में संचालन का मौका भी मुझे मिला है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर केंद्रित किताबों का लोकार्पण वेंकैया नायडू जी ने किया, उपराष्ट्रपति हमारे देश के। तो एक बात तो मैंने महसूस की है, चाहे वो योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी हैं, क्योंकि वो गुरुजी हैं, बड़े हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो दोनों ही व्यक्तित्वों में, दोनों ही पर्सनैलिटीज में मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा वो डाउन टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और ये बड़ी बात है कि आसमान को छुआ है इन लोगों ने जमीन से उठकर, लेकिन जो मिट्टी की जो छुअन है, मिट्टी का जो स्पर्श है, और जो एक खिड़की खुलती है जमीन की तरफ आसमान से जाकर भी, उस खिड़की को इन्होंने खोल के रखा है और वहां से अपने से युवाओं को, छोटों को भी निरंतर आशीर्वाद और ऊर्जा देते रहे हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि निशंक जी हों या योगेंद्र जी हों, क्योंकि चर्चा निशंक जी पर है, उनकी कहानियों पर है, अंतहीन कहानी संग्रह पर, तो मानवीय चेतना से परिपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील हृदय रखने वाले निशंक जी बहुत ही उदार व्यक्तित्व के स्वामी, इसमें कोई शक नहीं है। सदैव एक निश्चल मुस्कान, एक अपनापन लिए उनकी स्मित जो उनके चेहरे पर खेलती है, वो हमेशा के लिए किसी के मन में भी अंकित हो जाती है। और जितना मीठा वो बोलते हैं उतना उनका स्वभाव भी है और उनके आचरण में भी वो दिखाई देता है। बहुत सारे मौकों पर मिलने का अवसर मिला है। वे एक श्रेष्ठ साहित्यकार तो हैं ही, बहुत अच्छे शिक्षाविद भी हैं, और जो नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर भी बहुत सारे सेमिनार्स हुए हैं, विचार हुए हैं। तो मैं उन्हें एक विचारक और चिंतक के रूप में भी देखता हूँ, साहित्यकार के साथ साथ, और एक दर्शन का भाव। देखिए, ये जो कहानियां, मुझे लगता है व्यक्ति एक अपने जीवन का दर्शन निर्मित करता है, जिसे वो जिन जिन अनुभवों से गुजरते हुए, जिंदगी के जिन जिन पलों से गुजरते हुए संचित करता रहता है अपने अनुभवों को, तो उसकी दृष्टि विकसित होती है और वो दृष्टि मदद करती है उसे देखने में जो आम व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहा। तो एक कथाकार, एक कवि, एक साहित्यकार वो देखता है जो आम व्यक्ति नहीं देखता। यही दर्शन है कि जो दिख रहा है उसके पीछे का, उसकी पृष्ठभूमि, उसका भविष्य क्या होगा। और यही सब कुछ मुझे लगता है लेखन की एक जबरदस्त प्रेरणा है, क्योंकि जब हम दूर तक देखते हैं तो पूर्णता के लिए, एक खालीपन को भरने के लिए हमें लेखनी की आवश्यकता पड़ती है। तो मित्रों, डॉक्टर निशंक का लेखन, उनकी रचना धर्मिता, क्योंकि हिमालय से निकली है, और मुझे खुशी है कि हिमालय से निकलने के बाद वो मैदानों से होती हुई और अब तो वो विश्व के तमाम समुद्रों को पार करती हुई अनेक देशों में फैल चुकी है। इसके लिए उनको बधाई। उनकी कहानियां जीवन की सच्चाइयों को दर्शाने वाले दस्तावेज के रूप में आती हैं। बदलते युग, बदलते परिवेश, जैसा कि हमें पूर्व वक्ता ने भी कहा, परिवेश और पर्यावरण, यानी जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी के प्रति भी उनकी चिंता है, परिवेश के प्रति उनकी चिंता है, दुनिया और समाज की त्रासदियों के प्रति उनकी चिंता है, और उनके उपचार का माध्यम वो चुपके से
अपनी कहानियों में कह देते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपनी बात को इस बात से कहना चाहूंगा, जैसे इसमें कहानी जो है अंतहीन कहानी की बात हुई, क्योंकि नाम उसका अंतहीन रखा गया संग्रह का। तो जो झुमकी का जो चरित्र है और लाला का जो चरित्र है, चरित्र है, अगर आप देखें तो कहानी जिस मोड़ पे खत्म होती है, एकदम से पाठक ये उम्मीद नहीं करता कि कहानी इस मोड़ पर खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन अचानक से समाप्त होती है। और बहुत सारे शाश्वत प्रश्न वो कहानी छोड़ जाती है कि किस तरीके से एक 15 वर्ष की बच्ची, जिसे जीवन के बहुत से अनुभव नहीं है, चाहे वो पत्तल, जब वो लाला के यहाँ 13वीं में, उसकी पत्नी की 13वीं में जब पत्तल से खाना खा रही है, एक निश्चल मन से वहां पर बैठी है, कभी उसको ऐसा खाना नसीब नहीं हो रहा क्योंकि उसका पिता जो है वो शराबी है और उसको मारता है, पीटता है, सजा देता है। लेकिन एक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और युग बोध इन कहानियों में दिखता है। एक तरफ तो वो दिखाते हैं झुमकी सब बर्दाश्त करती है, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लाला जो है वो अगली अंतहीन यात्रा पर अगले शिकार की खोज में है। तो कहीं ना कहीं कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म होती है कि जिससे ये स्त्री शक्ति को या हमारी माताओं बहनों को ये संदेश मिले कि सब कुछ बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो अगले शिकार की तलाश में चलता जाता है। तो ऐसे लोगों का प्रतिकार होना ही चाहिए, उनको जो उनकी नियति है उस तक पहुंचाना ही चाहिए। मुझे लगता है निशंक जी समय की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, और इन 12 कहानियों में, चाहे वो अतीत की परछाइयां हो, अनजान रिश्ता हो, संपत्ति हो, और चाहे रामकली क्यों ना हो या एक थी जूही, जिसका पूरा जीवन बदल जाता है। मित्रों, मुझे लगता है ये कहानियां लोक की कहानियां हैं। लोक से मेरा अर्थ यही है कि जो आम जीवन है उससे जुड़ी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हमारी जो आस्था है और जो विश्वास है उनको पुष्ट करने वाली कहानियां भी हैं। वो निश्चित रूप से भावनात्मकता का पुट लिए तो हैं, लेकिन बौद्धिकता को स्वर देती कहानियां हैं, भावनाओं में बहने के लिए मजबूर करती कहानियां नहीं हैं। वो चुपके से, बड़े ही धीरे से एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर देती हैं जिनकी चिंता आज के समाज को, आने वाले समाज को करनी ही होगी। ये आम जन के संघर्षों की कथाएं हैं जिनमें न केवल आज की चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, बल्कि उनको निराकरण करने की सामर्थ्य भी है। ये संबल देने वाली कहानियां हैं। अब मित्रों, मैं इसमें अनजान रिश्ता की अगर मैं बात करूं, जो दूसरी कहानी है इस संग्रह की, जिसमें सुलक्षणा, दीनानाथ, सुरभि और सिद्धांत हैं। अब देखिए, पूरा भारतीय सभ्यता, जीवन दर्शन इसमें उतर कर आता है। त्याग और तपस्या भी आती है, कठिन व्रत का पालन करने की भी परंपरा यहां दिखाई देती है, और एक अनूठी और अतुलनीय कहानी बनती है। ये कहानी अपूर्ण रिश्तों की पूरी कहानी। एक तरफ जब हम सब लोग आज धन दौलत की दौड़ में, चूहा दौड़ में शामिल हैं, जिसे रैट रेस कहते हैं, हर व्यक्ति धन पशु बनने के लिए तैयार है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स को छोड़ दें, बुद्धिजीवियों को छोड़ दें, कथाकारों, कहानीकारों को छोड़ दें, अन्यथा आप देखेंगे कि रैट रेस में हम शामिल हैं। तो ऐसे समय में जब अपनी ही संतानें साथ छोड़ रही हैं, तो 2 पंक्तियां मुझे याद आती जो मैं कहता भी हूं मंच से कविता के रूप में, कि सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए, संबंध हुए रुई की गांठें, सिर्फ बड़े आकार हो गए। ऐसी स्थितियों में जहां संबंध दिखते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन रुई की गांठों की तरह हैं, वजन नहीं है, ऐसे में निशंक जी की कहानियां उन रिश्तों को वजन देने की बात करती हैं। वो चाहते हैं कि ये कहानियां प्रेरणा का स्रोत बने, प्रेरणा पुंज बने, मार्गदर्शन करें समाज का, और एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां मानवता के सभी गुणों का पोषण हो और चरित्र का पोषण हो, समाज सुंदर बने
उन्नति करे, लेकिन आदर्शों के साथ, ईमानदारी के साथ। कहानी की भाषा की बात करें तो भाषा बहुत, उन्होंने युग की भाषा का इस्तेमाल किया है, बहुत सहज सरल भाषा। कहीं कहीं आंचलिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, और आंचलिक शब्दों का प्रयोग होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े कथाकार हुए उन्होंने उस समय की भाषा, उसके शब्द विन्यास, उसके मुहावरे, उस युग की परिस्थितियों को चित्रित किया है अपने हिसाब से। निशंक जी ने भी मुहावरों का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया है। मैं पढ़ रहा था, कुछ और किताबें भी पढ़ी हैं, तो कुछ लोगों ने प्रेमचंद के कुछ कहानियों से, महादेवी की कहानियों से, और मैंने चित्रा मुद्रा की कहानियां पढ़ी हैं, ममता कालिया जी की, या पहाड़ के ही हमारे बड़े अच्छे कवि और लेखक हुए गंगा प्रसाद विमल जी, या आंचलिक कथाकारों में बहुत बड़ा नाम जो कि हिंदुस्तान में भी रहे, हिंदी हिंदुस्तान में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, हिमांशु जोशी जी, उदय प्रकाश जी, डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी, बीएल गौड़, ऐसे तमाम लोग जो आज भी लिख रहे हैं या जो रहे हैं हमारे समाज में, बहुत ही उत्तम स्तर पर उनकी कहानियां स्थापित होती हैं और मूल्यों के साथ साथ परंपराओं को पालन करने की प्रेरणा देती हैं। मित्रों, अज्ञे जी ने कहा था, मुझे इन कहानियों को पढ़ते अज्ञे की 2 पंक्तियां याद आई थी, तो मैंने लिख ली। जो आज के समाज की त्रासदी, आज के युग की त्रासदी, हमारी त्रासदी, आपकी त्रासदी की बात करती हैं कि सुख मिला उसे हम कह न सके, सुख मिला उसे हम कह न सके, दुख मिला उसे हम सह न सके, यूं ही बीत गया सब, हम मरे नहीं, पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। तो ऐसी स्थितियों में जहां इतना विरोधाभास है, इतना ज्यादा एक आडंबर है समाज में, इतना ज्यादा वैचारिक मतभेद है, इतना ज्यादा जिसे कहते हैं दोधारी तलवार पर चलने के समान आज समाज हो गया है, समाज। मेरा कहने का मतलब ये, ड्यूअल कैरेक्टर के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, मुंह पर कुछ पीछे कुछ, लेकिन निशंक जी की कहानी आपको ईमानदारी का और एक ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का मूल मंत्र देती चलती हैं। जैसा कि उन्होंने हर परिप्रेक्ष्य की कहानी लिखी है और सभी कहानी संग्रह हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये कहानियां निश्चित रूप से सारी की सारी, चाहे संपत्ति हो जिसमें आप देख सकते हैं वृद्धावस्था की जो स्थितियां हैं आज, एक और है जिसमें अतीत की परछाइयां, मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी, पहली कहानी है संग्रह की, अतीत की परछाइयां। छोटे से गांव में प्रकृति की गोद में चाय का एक छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति, उसके बाद एक बच्चा आता है बड़ा खूबसूरत, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे, मानव तस्करी जैसे विषय पर भी निशंक जी ने लिखा है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लिखा है। माँ की भावनाओं को किस तरीके से वो बूढ़ी स्त्री जो भागीरथी है, अपने पति रामरथ के कहने पर अपने बेटे सरजू को पहचान कर भी उसे आशीर्वाद देकर विदा करती है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ईमानदारी की बात है, क्योंकि हमने, निशंक जी ने एक जमीन से, एक अध्यापक के स्तर से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आप समझ सकते हैं अनेक सम्मान उनको मिले हैं। इन सबको पाकर किसको मद नहीं होता, कौन नहीं बोराता। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी जैसे व्यक्तित्व उनके साथ हैं जो सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, और स्वयं निशंक जी भी अपने आप में बहुत ही बड़े कद रखने वाले और उत्कृष्ट भावनाएं रखने वाले व्यक्तित्व हैं। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी गरिमा को, अपने पद की गरिमा को, अपने व्यक्तित्व की गरिमा को बनाया हुआ है, बनाए रखा है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गेहूं के दाने शीर्षक से मुझे याद आता है ना, बाल कविता भी करते हैं, वो नोएडा में रहते हैं हमारे आदरणीय, नाम भूल रहा हूँ कवि का, उनकी भी एक कहानी संग्रह, कविता संग्रह का नाम है गेहूं घर आया। तो आप देखिए किस तरीके से दिव्यक रमेश, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने याद दिला दी, बहुत धन्यवाद। और उनको सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला। मतलब कहने का यह है कि जितने भी बड़े लेखक या बड़े कवि, सबको जानते हैं डॉक्टर साहब योगेंद्र शर्मा अरुण जी। और मित्रों, एक मुझे बड़ा गौरव होता है इस बात का बताने का कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में
हमें सौभाग्य मिला था योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी को भी सम्मानित करने का, और हमारे उद्भव में निशंक जी स्वयं आए हैं और यही मुझे लगता है कि एक सादगी से जीवन को जीते हुए मेरे जैसे छोटी संस्था को चलाने वाले छोटे एक रचनाकार को भी वो उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो शायद बड़ों को देते हैं। इसके लिए मैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनकी कहानियां इसी तरह से आती रहें। और जैसे उनकी पहली कहानी अतीत की परछाइयां, उसमें चाय की दुकान है और बड़ी खुशबूदार चाय उस पर मिलती है, बुजुर्ग पिलाते हैं। उनकी जो कहानियों में ऊष्मा है और जो गर्मी है और जो स्वाद है और जो पवित्रता है, उसके साथ साथ प्रेरणा है, वो बनी रहे। मुझे इस योग्य समझने के लिए, इस वार्ता में बुलाने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। रमेश पोखरियाल निशंक एक और जहां मनुष्य के मन में कुंठाओं को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को उजागर करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक मनोचिकित्सक की भांति उन स्थितियों से बाहर निकालने के लिए भी राह सुझाते हैं। आपदा को अवसर में बदलने का जो संकल्प है, वही उन्हें तत्वदर्शी निशंक बनाता है। उनकी कहानियों में बहुत ही सरल और सुबोध भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। एक और आक्रोश की भाषा को देख सकते हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी गेहूं के दाने कहानी से। अन्न की बर्बादी करते हो, सड़ा दिया सब कुछ और सब उससे शराब बनाओगे। लोगों को भूख से मरते देखा है तुमने कभी? अन्न देवता का अपमान करते हो, पाप लगेगा तुम्हें। ये आक्रोश की भाषा उनकी कहानियों में दिखाई दे रही है, और जहां वो आक्रोश करते हैं और पीड़ा को भी बखूबी अभिव्यक्त करते हैं। कानून में न्याय मिल सकता है, प्यार और अपमान नहीं, प्यार और अपनापन नहीं। कानून जबरन ये नहीं कह सकता कि माँ बाप बच्चे को प्यार करें या बच्चे माँ बाप की भावनाओं का ध्यान रखें। उनकी कहानियों में विविधता है और वो जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं दृढ़ संकल्प के आगे तो दुनिया भी हारी है, निज लक्ष्य पाने हेतु मेरा संघर्ष जारी है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अब डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी से निवेदन करती हूँ। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी। हेलो। ठीक है, अब हम अध्यक्षीय की ओर चलते हैं। सोफिया विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोना कौशिक जी आज के अध्यक्षीय आसन ग्रहण कर चुकी हैं और मैं उनसे सविनय निवेदन करती हूं कि वे अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दें। डॉक्टर मोना कौशिक जी। मोना कौशिक का स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार। मैं भी सिर्फ एक वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और जैसा नीरजा जी ने अभी कुछ पल पहले कहा कि मेरा संघर्ष जारी है, तो मेरा तो संघर्ष अब शुरू हुआ है कि आप सब गुणी वक्ताओं को सुनने के बाद और अब मैं क्या बोलूं, तो इसलिए इस संघर्ष को बड़े प्यार से स्वीकार करते हुए मैं अपनी बात रखूंगी। आदरणीय
परमादरणीय योगेंद्रनाथ अरुण जी महाराज को सादर प्रणाम। निशंक जी के का जो कहानी संग्रह है उस पर मुझे बोलना है, ये अपने आप में मेरे लिए एक बड़ी बात है, और वो भी मुझे आप विद्वजनों के सामने और विशेष रूप से आदरणीय अरुण जी के सामने बोलना है। निशंक जी धरती से जुड़े गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं के विशेषज्ञ हैं, और किसी भी घटना को समझने और उसे शब्दों में ढाल लेने का एक दुर्लभ उपहार उन्हें मिला है। वे मन को छू लेने वाले भावों और वातावरणों का निर्माण करते हैं, और बड़ी सरलता, सहजता और सहलता के साथ एक गहन सम्मोहन तरीके से पाठक को उस दुनिया में ले जाते हैं जिसमें प्रवेश करके उसका परिचय उन पात्रों से होता है जिन्हें जानने की उत्सुकता और इच्छा बढ़ती चली जाती है, वो और प्रखर हो उठती है, और इन पात्रों से हमारा तादात्म्य स्थापित होता है। उनकी कहानियां सार्वभौमिक हैं ही, लेकिन यहाँ पर ये मेरे मेरी जो तैयारी थी उसका ये आरंभिक अंश है। मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि जब हमारी वार्ता आरंभ हुई थी तो डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी ने बात आरंभ करते हुए निशंक जी के स्त्री पात्रों पर बात की। ऐसे ही डॉक्टर अशोक जी ने भी नारी की मूक वेदना को स्वर दिया, इस प्रकार की बात कही, और विवेक जी ने तो गागर में सागर भर दिया। उन्होंने भी जो नारी पात्र हैं और उनकी संवेदनाओं उस पर भी चर्चा की। लेखक पुरुष है, हमारे वक्ता वे भी पुरुष हैं। मैं और नीरजा जी हमने मोर्चों को संभाला हुआ है, एक छोर से नीरजा जी है, एक छोर पर मैं हूँ। तो उन पात्रों पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से उन पात्रों को सामने रखा, हम लोगों के सामने रखा, वे अपने आप में सही है। एक सच्ची जो हमारा समाज है उसकी एक सच्ची तस्वीर सामने रखती है, और ये लेखक की सफलता है कि वो न केवल पाठक बल्कि समीक्षकों तक पहुंच रहा है। पर देश से दूर होने पर, जब विदेश में मैं रह रही हूँ, तो मेरा देश को देखने का, उसको समझने का एक जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा बदल जाता है। मैं अपने देश की विविधताओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, उनको बहुत ध्यान से और बहुत मन से समझने लगती हूँ। यह बात विदेशों में रहने वाले बहुत सारे भारतीय जो हैं वो आपको कहेंगे। अच्छा, दूसरी एक अलग बात यह है कि मैं जिस देश में रह रही हूँ वहां पर भारतीयों की भी बहुत संख्या कम है, तो मेरा जो संबंध है वो विदेशियों से अधिक है, और विदेशी हमारे जुड़े हुए हैं या मुझसे जो जुड़े हुए हैं वे हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से भी हमें अपने देश को जानने और समझने का मौका मिलता है। ये जो स्त्री पात्र हैं, जो निशंक जी के स्त्री पात्र हैं, विदेश में बैठे हुए एक भारतीय को जब किसी विदेशी को बताने हो तो क्या वे उन्हें छू पाएंगे? विवेक जी ने जैसे कहा कि उनकी जो रचना धर्मिता हिमालय से निकली है, पर अब तो सारे संसार में फैली हुई है, तो इसका जवाब यही है, जी हाँ, वह उनके पात्र जो हैं वे किसी भी विदेशी हृदय को भी छुएंगे। पहली कहानी है, जब हम बात करते हैं उस पुत्र की, जो उन माँ बाप की जिनका पुत्र उन्होंने बेच दिया है, उनका जो अभाव है
जो गरीबी है उसको अतीत की परछाई में, तो एकमात्र पुत्र को जो जिन्होंने विदेशी दंपति को दे दिया है, इस तरह के पात्र, मैं बल्गारिया की ही बात करूंगी, लेकिन एक यहाँ पर कम्युनिटी है, रोमा कम्युनिटी, वहां पर इस तरह के कुछ किस्से होते रहते हैं, हुए हैं, जिनमें उन्होंने बच्चे को अनाथालय में दे दिया और उस बच्चे को किसी विदेशी ने गोद ले लिया और कई सालों बाद वह लौटकर जब आता है अपने देश और अपने जो बायोलॉजिकल माता पिता है उनसे मिलता है, तो फिर इसी प्रकार का एक वातावरण उपस्थित हो जाता है। तो ये इस जो हमारे लेखक हैं वो उनकी लेखनी की कितनी बड़ी शक्ति है कि जो लिखा गया यहाँ पर है, पहाड़ पर लिखा गया है, वो कहीं दूसरे पहाड़ के जो पत्थर दिल है उसको भी छू लेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। मैं एक बात भी इसमें क्षमा करें, हम अतीत की परछाई जो कहानी है, इसमें दंपति नहीं बेचता है अपने पुत्र को, भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। ये वहां हो गया अनाथालय, यहाँ तो बच्चा उसका चोरी हो जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ है। वो उन्होंने नहीं बेचा, माँ बाप ने, गरीब माँ बाप ने नहीं बेचा। वो सही, आप सही कह रहे हैं, वो वहां पर भी बेचने का नहीं, माफ कीजिए वो उसमें गलती हुई मुझसे, लेकिन जो बच्चे जो हैं जब अनाथालय में चले जाते हैं वहां पर भी, तो कई बार वहां पर क्योंकि सरकार पैसा बहुत दे देती है और ढंग से उनका पालन पोषण हो जाता है, तो इसलिए ये काम हो रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात को सिर्फ भारत के हिसाब से कह रही हूँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसे किस्से आए हैं जो बच्चों को बेचने के किस्से मेरे सामने आए हैं, तो खैर वो अलग बात है। छूने की है जी, बात तो हृदय को छूने की है, हृदय को भावना नहीं है। ये जब मिलते हैं दोबारा से तब का रिश्तों की जो महक है वो तब भी जीवित रहती है। बिल्कुल। जो भागीरथी और रामरथ जो पात्र हैं, वो उनका जो दर्द है वो कहीं पर भी छू लेता है, सबको ही छू लेता है। ऐसे ही जो अनजान रिश्ता कहानी है, ये कहानी अभी एक नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है, पगलेट, बिल्कुल नई फिल्म आई है, और उसको जब ये इस कहानी को पढ़ते हुए या उस फिल्म को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अरे क्यों नहीं निशंक जी की कहानियों पर भी कुछ शॉर्ट फिल्म बने, छोटी छोटी फिल्में बने, ताकि लोग उनको देखें और उनसे जुड़ते चले जाएं। उनकी कहानियों में वो सब मानवीय संवेदनाओं के वे सभी स्वर हैं जो दृश्य माध्यम के द्वारा भी हम तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। और विशेष रूप से ये जो अनजान रिश्ता में देखिए सुलक्षणा की जो दृढ़ता है और जो एक स्त्री को उन्होंने लगातार जो लेखक हमारे हैं वो दिखा रहे हैं कि वे सबल हैं। स्त्री होना कमजोरी का प्रतीक नहीं है। तो लेकिन साथ ही साथ जो एक पुरुष का, यानी जो पिता तुल्य जो ससुर है, दीनानाथ का जो विश्वास है अपनी बहू पर, और जो उनकी इच्छा है, मतलब जो संतुलन है, इस संतुलन की बात बार बार हमारे लेखक कर रहे हैं। संपत्ति कहानी, बल्कि दोनों, मैं तो अनजान रिश्ता और संपत्ति, इन दोनों को मिला जुला कर मैं कह सकती हूँ कि ये जो पगलेट कहानी है उसमें ये फिल्म है, उसमें ये दोनों कहानियां जुड़ गई हैं। और सुमंगला का जो चरित्र चित्रण जिस प्रकार से सामने आया है वो तो अद्भुत है। वो लेखक एक दृष्टा की तरह सब कुछ देख रहा है और हमें दिखा रहा है। गेहूं के दाने की बात बार बार हुई है, और हम लोग देश की स्थिति को क्योंकि समाचार के माध्यम से ज्यादा समझते हैं, ज्यादा उसको पकड़ पाते हैं, तो
कोरोना काल का जो वो जो विस्थापित मजदूरों की जो उनकी यात्रा थी और जो उनका दर्द था, जो उनकी भूख थी, गरीबी थी और जो बेबसी है, तो वो गेहूं के दाने को जब हम पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह से सामने आ जाता है, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये भी लगता है कि क्या ऐसा क्यों, आज भी क्यों। एक प्रश्न जो लेखक की जो कहानी का सबसे उनकी लेखनी की मजबूती ये सबसे अधिक ये है कि वो आगे बढ़, सिर्फ ये वो लिखते नहीं है, वो सिर्फ लिखकर नहीं, वो आपके मन में प्रश्न उठाते हैं। ये मुझे जो मेरा विचार है कि उनकी लेखनी की बहुत बड़ी बात है। मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच में आदरणीय सुधांशु शुक्ला जी भी हैं। मैं उनकी कुछ एक समीक्षा है, उनकी बहुत सुंदर समीक्षा उन्होंने अंतहीन कहानियों पर ही लिखी थी, उसके कुछ शब्द उठाना चाह रही हूँ कि अंतहीन कहानी गरीबी, मजबूरी और लाचारी की विशद गाथा है। न जाने कितने वर्षों से दूसरों के घरों में काम करके जीविका चलाने वाली पावन महिलाओं के अथक परिश्रम और यातना का दस्तावेज है ये कहानी। जीविका चलाने वाली पावन महिलाओं के अथक परिश्रम, उन्होंने पावन शब्द का प्रयोग किया। ये जो स्त्री के प्रति हमारे समाज को जो आज जिस प्रकार के पुरुषों की आवश्यकता है, वो उन पुरुषों की आवश्यकता है जो समझ सकें कि स्त्रियां पावन होती हैं। तो लेखक हमारे सामने एक बहुत सुंदर और सच्चा चित्रण करता है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि निशंक जी की कहानियों में कहीं पर भी लाग लपेट या अपने आप को हमें अच्छा दिखाना है, हमें हमारी संस्कृति को सामने लाना है, लेकिन सच्चाई से लाना है। वो जब लाला की भूख की बात करते हैं और झुमकी की भूख की बात करते हैं, तो पाठक को समझ में आ जाता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये उनकी कहानी लेखनी का एक बहुत बड़ा मेरे लिए उनकी ताकत है। और इसके अलावा फिर मैं कहूंगी कि क्योंकि एक मैं दूसरे झरोके से इन कहानियों को देख रही हूँ, आपका झरोका और मेरे झरोका दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तो कैसे संबंध जो कहानी है जो लिव इन पर है, तो यूरोप में आप जानते हैं कि ये चलन प्रचलन है ही, और इसमें समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। पर हमारा लेखक क्या कहता है, वो कहता है कि ना कहने का अधिकार स्त्री का है। यह बात लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से कह दी। तो ये जो ताकत है, ये जो हमारा यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, ये इन कहानियों में अगर हम अलग अलग कहानियों में इस भाव को देखते रह रहे हैं। ये मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ, और मुझे लगता है काफी देर हो गई है मुझे बोलते हुए। तो सुंदर मुना, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे अपनी मोना में मेरी ईला दिखाई दे गई है। धन्यवाद। मैंने ईला को देख लिया है, तुम बिल्कुल ईला हो गई हो। जी धन्यवाद सर, आप उनके गुरु भी हैं और पीएचडी उन्होंने आप ही 2 वर्ष पढ़ाया सामने बिठा कर ईला को। जी जी धन्यवाद, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी। रमेश पोखरियाल निशंक संवेदनशील मनीषी हैं। वे रिश्तों को मान्यता देने वाले सहृदय व्यक्तित्व हैं। यदि मैं गुरुवर प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के शब्दों में कहूं, तो निशंक जी सार्वजनिक जीवन, समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रहते हुए निरंतर और अबाध साहित्य सृजन के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी को समृद्ध करने वाले विद्या व्यसनी रचनाकार हैं। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार जी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा रही, और
धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने रविवारीय पुस्तक वार्ता जो स्याही ब्लू और हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड के सहयोग से चलता है उसकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। अगली श्रृंखला जो है उसमें नई किसी कहानी संग्रह के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। जी।